Hello everyone, welcome to PA Commerce classes. How are you all? I hope you all are doing well. आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में. सो स्टार्ट करते हैं. The 5 forces model of Porter is an outside in business unit strategy tool that is used to make an analysis of the attractiveness value of an industry structure. It captures the key elements of industry competition. So जो पोर्टर के 5 forces model हैं वो एक SWOT एनालिसिस तरीके की टूल है जो बिजनेस यूनिट स्ट्रेटजी है, जो ये बताती है, एनालाइज करती है इंडस्ट्री में कितना कंपटीशन है. ये उन सभी की एलिमेंट्स को कैप्चर करती है जो आपको ये बताते हैं कि इंडस्ट्री में किस तरीके का कंपटीशन है और आपकी जो बिजनेस यूनिट है उसकी कैसी स्ट्रेंथ है. सो इस पोर्टर ने इसके लिए 5 मॉडल बताए हैं. 5 फोर्सेस मॉडल. फर्स्ट ऑफ ऑल, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट एंड राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स. सो इनको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं. जो फर्स्ट मॉडल है वो क्या है? बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर. द टर्म सप्लायर्स कंप्राइजेज ऑल सोर्सेज फॉर इनपुट्स दैट आर नीडेड इन ऑर्डर टू प्रोवाइड गुड्स और सर्विसेज. सप्लायर बार्गेनिंग पावर इज लाइकली टू बी हाई व्हेन. देखिए, सप्लायर कौन होता है? जो कि प्रोड्यूसर को, मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, इनपुट सप्लाई करता है, जो मैन्युफैक्चरर को प्रोडक्ट को, फिनिश्ड गुड्स को बनाने के लिए काम में आती है, वो होता है सप्लायर. सो सप्लायर की बार्गेनिंग पावर अगर ज़्यादा होगी तो उसके लिए क्या रहेगा? फर्म के लिए कंपटीशन रहेगा कि वो जो है उसको इस तरीके से डील करना पड़ेगा सप्लायर से. अगर सप्लायर ज़्यादा है तो तब तो फर्म को, जो बिजनेस यूनिट है, उसको इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होगी. लेकिन अगर नंबर ऑफ सप्लायर कम है तो जो सप्लायर हैं उनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि अब आप जो है कम सप्लायर होने की वजह से किसी और से जो है वो रॉ मटेरियल, वो इनपुट जो है नहीं ले सकते. इसलिए जो सप्लायर हैं वो अपनी मनमानी कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपसे चार्ज कर सकते हैं. लेकिन नंबर ऑफ सप्लायर ज़्यादा होंगे तो उनको भी ये डर रहेगा कि हो सकता है आप उनसे माल लेने की बजाय किसी और से गुड्स ले लो. सो उनकी जो बार्गेनिंग पावर है वो ज़्यादा कब हो जाएगी? द मार्केट इज डोमिनेटेड बाय अ फ्यू लार्ज सप्लायर्स रेदर देन अ फ्रेगमेंटेड सोर्स ऑफ सप्लाई. जब मार्केट में फ्यू लार्ज सप्लायर हैं, यानी कि वो लार्ज क्वांटिटी में वही सबको सप्लाई कर रही हैं, लेकिन वो नंबर ऑफ सप्लायर कम है, बजाय किसके कि उसके एक ह्यूज फ्रेगमेंटेड सोर्स नहीं है सप्लाई का. देयर आर नो सब्सटीट्यूट्स फॉर द पर्टिकुलर इनपुट. और जो इनपुट वो आपको प्रोवाइड कर रही हैं उसका कोई और सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है. एम्प्लॉय सॉलिडेरिटी वही बात आ जाती है कि नंबर ऑफ सप्लायर कम होने की वजह से उनकी बार्गेनिंग पावर हाई रहेगी. अब नेक्स्ट है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अब बायर्स की बार्गेनिंग पावर ज़्यादा कब होगी? डिटरमाइन हाउ मच कस्टमर कैन इम्पोज प्रेशर ऑन मार्जिन एंड वॉल्यूम मोनोस्पोनी. एंड कस्टमर बार्गेनिंग पावर इज लाइकली टू बी हाई व्हेन बायर्स आर कॉन्सेंट्रेटेड. बायर्स परचेज सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ प्रोडक्शन. द कस्टमर नोज अबाउट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट. जब आपके कस्टमर जो हैं एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन आपके प्रोडक्शन का खरीदते हैं और सभी बायर्स कॉन्सेंट्रेटेड हैं एंड उनके पास जो है सारी नॉलेज है कि कौन सा प्रोडक्ट कहाँ पे कितने प्राइस पर अवेलेबल है और आपके प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट कितनी है, ये सब अगर उनको पता है तो इनकी बार्गेनिंग पावर ज़्यादा रहेगी. क्योंकि अगर नंबर ऑफ बायर या उनका साइज अगर कम होता या जो प्रोडक्शन का जो प्रपोर्शन वो आपका खरीदते हैं वो अगर कम होता तो ऐसे सिचुएशन में बायर आपसे ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाते. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी उन्हें पूरी तरीके से नॉलेज है कि ये और भी जगह अवेलेबल है और इससे कम प्राइस पर अवेलेबल है या आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इसकी इतनी आती है, तो बायर आपसे ज़्यादा बार्गेनिंग कर सकती हैं, वो आपको प्राइस कम करने के लिए बोल सकती हैं. तो ऐसे सिचुएशन में बायर हैवी हो सकते हैं जब उनको ज़्यादा नॉलेज हो और जब वो कॉन्सेंट्रेटेड हो और आपके प्रोडक्ट का ज़्यादा प्रपोर्शन वो खरीदते हों. सो ये है बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स. अब नेक्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स. अब थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स में क्या आता है? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रीज विल डिपेंड ऑन द एक्सटेंट टू विच देयर आर बैरियर्स टू एंट्री. अब अगर कोई बिजनेस यूनिट पहले उसमें मार्केट में एंट्री करती है तो उसके लिए क्या थ्रेट्स वहाँ पे होते हैं? एक तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी. अगर एक नई बिजनेस यूनिट एंट्री कर रही है तो उसको पहले एक तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, फिक्स्ड कॉस्ट लगानी पड़ेगी एंड एक कंपटीशन फिर ये भी फेस करना
पड़ेगा कि जो एग्जिस्टिंग पहले से वहाँ पर कॉम्पिटिटर हैं उसके वो जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं और सेम आपका प्रोडक्ट भी वैसा ही है और उनके जो कस्टमर हैं वो उस ब्रांड के लिए लॉयल हैं जो आपके कॉम्पिटिटर का है, तो ऐसी कंडीशन में वो आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं करेंगे। जो कस्टमर लॉयल होते हैं बेशक उनके सामने आप कम प्राइस वाला अच्छा ब्रांड भी रखोगे तब भी वो क्या करेंगे, जिस ब्रांड के लिए वो लॉयल हैं वो उसी को परचेज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज। अब अगर कोई बिजनेस फर्म जो ऐसी है नई एंट्री करना चाहती है तो उसको ये भी देखना होगा कि वहाँ पर अगर कमी है इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की उसके पास, यानी कि उसके पास अगर क्वालिफाइड स्टाफ नहीं है, एक्सपर्ट स्टाफ नहीं है तो वो कंपटीशन में फेस नहीं कर पाएगा। सो ऐसी सिचुएशन में भी उसको देखना होगा, अगर उसके पास क्वालिफाइड एक्सपर्ट स्टाफ है और कस्टमर इतने ज़्यादा ब्रांड के लिए लॉयल नहीं है, प्राइस सेंसिटिव नहीं है, ये सभी चीज़ें देखनी होंगी। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैव क्लोज कस्टमर रिलेशन, और जो पहले से ही मार्केट में जो बिजनेस फर्म्स है, जो यूनिट्स हैं, जो पहले से कॉम्पिटिटर हैं, अगर उनके अपने कस्टमर के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, अगर कोई नई फर्म एंट्री कर रही है मार्केट में तो उसके प्रोडक्ट को भी वो कस्टमर्स नहीं खरीदेंगे, बजाय किसके, जो उसके लॉयल कस्टमर्स हैं, जिनके रिलेशन अच्छे हैं, वो पहले वाली कॉम्पिटिटर फर्म से ही उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब सब्सटीट्यूट्स से कैसा थ्रेट होगा बिजनेस को कि अगर कोई फर्म का बिजनेस जो प्रोडक्ट्स ऐसे सेल कर रही है सेम जो उसके कुछ ना कुछ सब्सटीट्यूट अवेलेबल हैं, जैसे कि टी का सब्सटीट्यूट अवेलेबल है कॉफ़ी, अगर कुछ लोग जो है प्राइस सेंसिटिव हैं तो वो क्या करेंगे, वो आपके अगर टी के प्राइसेस आप हाई कर देते हो तो वो स्विच कर जाएंगे कॉफ़ी की तरफ, क्योंकि उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है और उसका जो है बेटर प्राइसेस पर वो मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सब्सटीट्यूट से भी थ्रेट हो जाएगा। द थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट इज डिटरमाइंड बाय फॉलोइंग फैक्टर। अगर ब्रांड लॉयल्टी ऑफ कस्टमर, अगर ब्रांड की लॉयल्टी अच्छी है, मतलब जो टी लवर हैं वो चाहे कॉफ़ी जितनी मर्जी सस्ती हो जाए लेकिन वो जो है परचेज नहीं करेंगे, स्विच नहीं करेंगे, तो ये एक फेवर हो जाएगा बिजनेस के लिए अगर ब्रांड लॉयल्टी है कस्टमर्स की। क्लोज कस्टमर रिलेशनशिप, अगर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिजनेस यूनिट के अच्छे हैं तो वो भी उसके लिए बेनिफिट में होगा। एंड करंट का ट्रेंड्स क्या है ये भी डिपेंड करता है। अगर सब्सटीट्यूट अगर अभी उसका अवेलेबल है मार्केट में लेकिन कस्टमर परचेज नहीं कर रहे तब उसका थ्रेट नहीं होगा सब्सटीट्यूट का, लेकिन अगर लो कॉस्ट पर अवेलेबल हैं और जो कस्टमर है वो स्विच कर जाते हैं, प्राइस सेंसिटिव है, मतलब थोड़ा सा प्राइस अगर कम लगता है तभी वो स्विच कर जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, सब्सटीट्यूट से भी थ्रेट होगा। अब फिफ्थ जो मॉडल है वो कहता है कॉम्पिटिटिव राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, मतलब जो पहले से ही मार्केट में एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर हैं तो उनसे कैसे जो है कंपटीशन को फेस करने में थ्रेट होगा या कैसे डिफिकल्टी होगी। दिस फोर्स डिस्क्राइब द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स कंपनीज इन एन इंडस्ट्री, मतलब जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो और सेम प्रोडक्ट के उसके कॉम्पिटिटर बहुत सारे अवेलेबल हैं और अगर आपके जो कॉस्ट है आप जिस प्राइस पर सेल कर रहे हो उससे थोड़ा सा भी कम प्राइस पर अगर आपके कॉम्पिटिटर सेल करते हैं या फिर कस्टमर के कहने पर वो थोड़ा भी डिस्काउंट देते हैं तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को नहीं खरीदेंगे, वो जो है डिस्काउंट वाले आपके कॉम्पिटिटर के पास चले जाएंगे। ऐसी कंडीशन में आपको सर्वाइव करने के लिए अपनी बिजनेस यूनिट को सर्वाइव करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ह्यूज इन्वेस्टमेंट जो है एक एडवर्टीजमेंट पर करनी पड़ेगी, खर्च करने पड़ेंगे, अपने जो सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी, अपने ब्रांड को अच्छा बनाना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट में कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी या कोई नया जो प्रोडक्ट है आपका वो मार्केट में इंट्रोड्यूस करना होगा। कॉम्पिटिशन बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर्स इज लाइकली टू बी हाई व्हेन देयर आर मैनी प्लेयर्स ऑफ अबाउट द सेम साइज। एक तो ऐसा होगा कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर जो हैं आपके मार्केट में अवेलेबल हैं, प्लेयर्स हैव सिमिलर स्ट्रेटजीज और सबकी जो स्ट्रेटजी है वो सबकी सेम है। देयर इज नॉट मच डिफरेंशिएशन बिटवीन प्लेयर्स एंड देयर प्रोडक्ट्स, एंड जो सबके जो प्रोडक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं, उनमें कोई डिफरेंशिएशन भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में भी क्या होगा, ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो जाएगा। तो ये 5 फोर्सेस मॉडल हैं। जो पहला मॉडल है जो बायर का है वो ये कहता है बायर की बार्गेनिंग पावर कब ज़्यादा होगी, जब नंबर ऑफ बायर आपके प्रोडक्शन प्रपोर्शन को ज़्यादा खरीद रहे हैं। एंड सप्लायर की बार्गेनिंग पावर हाई कब होगी, जब नंबर ऑफ सप्लायर कम है और वो इनपुट जो है आप कहीं और से नहीं ले सकते, उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। एंड जो
ये 5 फोर्स जो थर्ड मॉडल था, जो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स था, अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी भी देखते हैं, हाई इनिशियल कॉस्ट कितनी है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगेगी, ब्रांड के लिए लॉयल है या नहीं कस्टमर, ये देखना है। एंड उसको जो है इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज की कमी होगी तो भी एक नई फर्म जो है वो एंट्री करने में एंट्री नहीं कर पाएगी। एग्जिट कॉस्ट कैसी रहेगी, स्विचिंग कॉस्ट कैसी रहेगी, ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। फोर्थ मॉडल कहता है अगर सब्सटीट्यूट ज़्यादा अवेलेबल है मार्केट में तो ज़्यादा थ्रेट रहेगा बिजनेस को, उसके लिए ज़्यादा कंपटीशन रहेगा। अगर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूट कम है तो कंपटीशन जो है कम रहेगा, क्योंकि जो आप ही का एक प्रोडक्ट अवेलेबल है और वही जो है कस्टमर को परचेज करना पड़ेगा। सो सब्सटीट्यूट अगर ज़्यादा होंगे तो वो जल्दी से स्विच कर जाएंगे दूसरे प्रोडक्ट की तरफ। एंड जो कॉम्पिटिटर राइवलरी बिटवीन एग्जिस्टिंग प्लेयर है, ये कहता है कि अगर आपके पहले से ही कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा हैं, सेम स्ट्रेटेजी यूज़ कर रही हैं, सेम उनका बिजनेस है, सेम उनका प्रोडक्ट है, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, खर्च करने पड़ेंगे, एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, सेल्स प्रमोशन करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, और जो है आपके प्रोडक्ट को या फिर कुछ अपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि आप कंपटीशन में रह पाओ और उसको फेज आउट कर पाओ। सो ये था पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्राइट फ्यूचर।